एक प्रेमी अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था और लगभग कई दिनों तक जूझने के बाद आखिरकार वो हार गया और उसकी मौत हो गई। अब जैसे उसकी मौत होती है, अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छपती है कि 9 दिन बाद प्रेमी की हुई मौत। अब ये प्रश्न उठने लगता है कि 9 दिन बाद प्रेमी की मौत कैसे हो गई? और अगर प्रेमी की मौत हो गई तो उसकी प्रेमिका कहाँ है? बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए और आज की ये घटना जो कहानी के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, ये बेगूसराय बिहार की घटना है। आपका दिल दहल जाएगा, थोड़ा-सा वक़्त निकाल के सुनिएगा। एक प्रेमी और एक प्रेमिका की कहानी है, जिसमें परिवार बीच में आ जाता है और उसका दुष्परिणाम इतना खतरनाक निकलता है कि इलाके के लोग सन्न में रह जाते हैं और ये एक दहशत का रूप ले लेता है और लोगों ने किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा इतना खतरनाक इसका जो है अंत हो सकता है या फिर ऐसा कुछ आगे देखने को मिल सकता है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 पीएम विद जीआरडी। हर रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। ये कहानी है बेगूसराय बिहार की। वहाँ पर एक मोहल्ला होता है और उस मोहल्ले में एक अरमान नाम का लड़का होता है, जिसकी उम्र होती है लगभग 24 साल। और अरमान के लगभग 100 मीटर दूरी पे एक लड़की होती है, जिसकी उम्र होती है लगभग 14 साल, यानी कि एक नाबालिग लड़की। उस वक़्त वो कक्षा 8 में पढ़ रही थी और अरमान उस वक़्त ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था। अब इन दोनों के बीच में आपस में जब ये लोग स्कूल या कॉलेज जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो बीच में इनके बीच में आँख मिचौली होती है और आँख मिचौली होने के बाद इनका ये आँख मिचौली धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और ये प्रेम में तब्दील हो जाता है। आपस में ये दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और आज के समय में बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं, उनके स्कूल वाले इतने एडवांस हो गए हैं कि बच्चों के हाथ में ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे स्मार्टफ़ोन होना बेहद अनिवार्य कर दिया गया है और यही सेम चीज़ लड़की के साथ भी थी। लड़की का नाम मैंने परिवर्तित किया है, उसका नाम है राज़िया। राज़िया के हाथ में भी फ़ोन था और इधर अरमान के हाथ में भी फ़ोन था। अब इतनी कम उम्र में राज़िया अरमान से बात करना शुरू कर देती है। अरमान राज़िया को बहुत पसंद करता है। अभी तक इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में किसी को कानो-कान खबर नहीं थी। दोनों एक-दूसरे से बेहद प्रेम करने लगे और धीरे-धीरे इनका ये सिलसिला आगे बढ़ने लगा। बढ़ते-बढ़ते कुछ वक़्त आगे बढ़ता है और लगभग 1 साल बीत जाते हैं। अब जो अरमान है वो ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में था और जो राज़िया है वो अपने 9th में पहुँच चुकी थी। अभी भी वो नाबालिग ही थी क्योंकि 15 साल उसकी एज पहुँची थी। अब इनका ये कारवां था, ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि ये अक्सर मुलाकातें भी करते थे, एक-दूसरे से मिलते थे। जब स्कूल कॉलेज जाते थे तो रास्ते में एक-दूसरे से मिलते थे, प्लस फ़ोन पे घंटों-घंटों बातें करते थे। अब कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कितने दिन तक छुपाओ लेकिन एक न एक दिन बाहर आ ही जाती हैं। इसके बाद रमज़ान का पावन पर्व आता है और रमज़ान के महीने में जो अरमान होता है उसे जो पास की नज़दीकी जो स्थानीय मस्जिद होती है, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए या किसी और चीज़ पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। अभी तक तो अरमान अपने घर पे फ़ोन पे रात में घंटों-घंटों जो है राज़िया से बात करता था। राज़िया अपने परिवार में थोड़ी उसको दिक्कत फ परेशानी होती थी बात करने में, लेकिन फिर भी वो वक़्त निकाल के किसी भी तरह करके बात कर ही लेती थी। अब ये सिलसिला आगे फिर बढ़ता है। अब आता है समय रमज़ान का, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। रमज़ान के महीने में 11 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक अब जो स्थानीय मस्जिद थी, वहाँ पर डेली जाकर अरमान को कुरान सुनाना था। अब अरमान ने सोचा कि क्यों ना हम मस्जिद में ही इतने दिनों के लिए शिफ्ट हो जाएँ। मतलब कि घर तो रहेंगे ही, लेकिन अब मस्जिद में ही जितने दिन तक हमको कुरान पढ़ना है, उतने दिन तक हम मस्जिद में ही रह के कुरान भी पढ़ेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं खाएँ, मतलब जो भी होगा सब वहीं पे रहेंगे हम। यही सोचकर अरमान अपना घर छोड़ के मस्जिद में जाके रहने लगता है। अब मस्जिद पास में ही होती है और ये कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं थी। उसके परिवार वाले पूरी तरह से सहमत थे क्योंकि ये धार्मिक चीज़ों में जो है वो अपने आप को आगे रख रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। अब अरमान मस्जिद में ही रहने लगता है और कुरान जब पढ़ने का वक़्त आता है तो कुरान पढ़ता है। इसके बाद जब भी उसे वक़्त मिलता है तो वो राज़िया को फ़ोन करता है और इसके बाद इनकी प्यार भरी बातें शुरू हो जाती हैं। अब अरमान जब तक घर पे था, तब तक तो किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई। लेकिन जब वो मस्जिद में जाके रहने लगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मस्जिद में गाँव, मोहल्ले, टोले हर जगह के लोग आते-जाते रहेंगे। तो कहीं न कहीं लोगों को इस चीज़ का संशय होने लगा कि आखिर अरमान फ़ोन पे मुस्कुरा-मुस्कुरा कर किससे बातें करता है घंटों-घंटों। अब लोगों के अंदर जब ऐसी चीज़ें आती हैं, तो फिर वो खोज-बिदार करना स्टार्ट कर देते हैं कि ज़रा देखें कहाँ से चीज़ें निकल कर आ रही हैं।
उसी में से कुछ लोगों को ये चीज़ पता चल जाती है कि अरमान अपने मोहल्ले, अपने घर से 100 मीटर दूरी पे एक परिवार है, उसी परिवार की लड़की है राज़िया, जिसकी उम्र 15 साल है, उसी से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसी से ये बातें करता है दिन और रात। अब लोगों को वक़्त नहीं लगा, वो तुरंत जाकर राज़िया के जो पिता होते हैं रहमान मोहम्मद इकबाल, उनको बताते हैं और जो भाई होता है रहमान, उनको बता देते हैं। अब इन दोनों लोगों को जैसे ही पता चलता है, इनका खून खौल जाता है। इन्हें विश्वास नहीं होता कि इनकी 15 साल की घर की लड़की अभी से जो है पास के ही लड़के के साथ फ़ोन पे घंटों-घंटों बातें करती है। इनकी मुलाकातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब इनके दिमाग में ये था कि इस चीज़ को इस तरीके से हैंडल करना है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अपनी बेटी को बहुत स्ट्रिक्टली समझाते हैं, शायद उसकी पिटाई भी करते हैं और कहते हैं कि अगर अब तुमने जो है बात करना शुरू किया या फिर अब तुमने कभी भी अरमान से बात की, तो फिर समझ लेना बहुत बुरा हो जाएगा। इसके बाद ये अरमान को पकड़ते हैं और पकड़ के उसे चेतावनी देते हैं कि तुम्हें जला देंगे, काट देंगे, मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, सुधर जाओ। अगर इस बार अगर गलती तुम्हारी मिली, तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये कहकर वो चले जाते हैं और ये बात अरमान के माता-पिता को भी पता चल जाती है। तो माता-पिता भी उसे समझाते हैं, कहते हैं कि ये सब चीज़ें ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये प्रेम प्रसंग का जो चूरन होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। इसका जो कीड़ा होता है, वो बहुत खतरनाक होता है और यही सेम चीज़ अरमान और राज़िया के साथ भी थी। वो भले ही परिवार के दबाव में कुछ समय के लिए एक-दूसरे से बिछड़ गए थे, एक-दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें कोई एक-दूसरे से अलग नहीं कर सकता। वो फिर से एक-दूसरे से बातें करेंगे और यही हुआ। थोड़े वक़्त के बाद ये फिर एक-दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। अब होता कुछ यूँ था कि अरमान कहीं पे भी जाता था, कुछ भी करता था, इस चीज़ की सारी जानकारी वो राज़िया को देता था। ठीक इसी तरह वो 21 जुलाई को काम के सिलसिले से बेगूसराय गया था। अब बेगूसराय जाने के बाद वो ये बात अपनी प्रेमिका राज़िया को बताकर जाता है और रात को 11 बजे वापस लौटता है। राज़िया उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है कि जब वो वापस जो है अरमान आएगा तो फिर फ़ोन पे बात करेंगे। 11 बजे अरमान अपने घर पहुँचता है और इसके बाद तुरंत फ़ोन मिलाता है राज़िया को और ये लोग रात भर घंटों बातें करते हैं। इधर जो राज़िया के परिवार वाले होते हैं, वो भी चौकन्ना ही रहते हैं इस बात को लेकर कि उनकी बेटी फिसल चुकी है और उस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इस चीज़ को देखकर ये भी थोड़ी-सी निगरानी रखते हैं और इनको पता चल जाता है कि उस रात को अरमान और राज़िया ने कम से कम 3 से 4 घंटे आपस में बात की थी। अब ये चीज़ जानते ही जो राज़िया का भाई होता है रहमान और जो पिता होते हैं मोहम्मद इकबाल, ये पूरी तरह से आग बबूला हो जाते हैं और इंस्टेंट यानी कि तुरंत निर्णय लेने का फैसला लेते हैं। ये अपने एक रिश्तेदार को बुलाते हैं और उसे सारी चीज़ बताकर कहते हैं कि इस मामला को यहीं ख़त्म करना है, इस अरमान को, इसके परिवार को पूरी तरह से साफ़ कर देना है। यही चीज़ ध्यान में रखते हुए जो रिश्तेदार होता है, वो एक पेट्रोल का गैलन तैयार करता है और एक मसाल तैयार करता है। अब आती है 22 जुलाई की रात। 22 जुलाई की रात को तकरीबन सवा 1 बजे की बात है ये। उस वक़्त जो अरमान होता है वो अपने पिता के साथ एक चौकी पे सोया होता है और थोड़ी दूर पे उसकी बहन और उसकी माँ भी सोई होती है। उसी वक़्त रात को सवा 1 बजे वो जो राज़िया का रिश्तेदार होता है, जिसको राज़िया के पिता और भाई ने बुला रखा था, वो पेट्रोल वाला गैलन और एक मसाल लेकर पहुँचता है और सीधे उस गैलन का में जो पेट्रोल होता है, उसे अरमान और उसके पिता के ऊपर सीधे छिड़क देता है और छिड़क के तुरंत मसाल में आग लगाकर फेंक देता है वहीं पे और फेंक के वहीं से फरार हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और स्थानीय लोगों के बयानों के अनुसार यही चीज़ निकल कर बाहर आई कि वो मसाल को फेंक के तुरंत वहाँ से फरार हो जाता है। अब आग इतनी तेज चपेट पकड़ लेती है कि जो पिता होते हैं अरमान के, वो वहीं चौकी पे ही तड़पने लगते हैं और अरमान उनसे कूद कर थोड़ी दूरी पे जाके पानी का एक छोटा-सा एकत्र होने वाली जगह होती है, जैसे छोटी-सी पोखरी या कुछ भी कह सकते हैं, उसी पानी में जाकर कूद जाता है और अपने पूरे शरीर को रगड़ने लगता है और तब तक पूरे घर में आग लग चुकी थी। आस-पास पड़ोस के लोग जो है आग बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी तरह करके आग पे काबू पाया जाता है और इसके बाद सभी लोगों को यानी कि चारों लोगों को अस्पताल लेकर जाया जाता है। लेकिन अस्पताल ले जाने पे डॉक्टर बताते हैं कि जो अरमान के पिता हैं, उनकी मौका-ए वारदात से मौत हो चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। पहली मौत उसी दिन हो जाती है
यानी कि 23 तारीख को दोपहर में ही पिता की मौत हो जाती है और इसके बाद तीनों लोगों को भर्ती कर दिया जाता है। और उस दिन के बाद ठीक 9 दिन के बाद अरमान भी अपनी ज़िंदगी छोड़ देता है। क्योंकि वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर हार जाता है। उसका शरीर बहुत बुरी तरह से जल गया होता है। शरीर के कई सारे अंग पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके होते हैं और वो भी जल के जो है पूरी तरह से झुलसा हुआ था। खैर अभी उसकी बहन और उसकी माँ, अभी उनका उपचार चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि शायद उन्हें बचा लिया जाएगा, क्योंकि वो लोग भी बहुत बुरी तरह से झुलसे हैं और हम भी यही चाहेंगे कि वो लोग सुरक्षित हो जाएँ और सही हो जाएँ। अब यहाँ पर जब ये वाकयांश हुआ तो इसके बाद पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद जब जाँच पड़ताल करती है तो उन्हें ये प्रेम प्रसंग वाला मामला निकल कर बाहर आता है। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था कि वो किस आधार पर जो है जो राज़िया है उसके पिता या भाई या उसके परिवार में किसी को भी गिरफ्तार करें। लेकिन वो राज़िया को गिरफ्तार कर लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो कुछ ख़ास पता नहीं चलता है। इसके बाद पुलिस एक खोजी कुत्ते को बुलाती है। उस वो जो खोजी कुत्ता आता है उसे लेकर जब टहलते हैं, तो वो खोजी कुत्ता सीधे जाता है और राज़िया के घर पे जाके बेड पे बैठ जाता है। इससे जो पुलिस का संशय है वो और ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। पुलिस तुरंत जो है राज़िया के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद बहुत कड़ाई से जब पूछताछ करती है तब सारी गुत्थी सुलझ के सामने आती है और ये लोग इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि इन्होंने ही अरमान की मौत की साजिश रची और जिस रिश्तेदार ने इस चीज़ को अंजाम दिया वो अभी फरार है। पुलिस जो है चारों तरफ जो है दबिश दे रही है और बहुत जल्दी इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब एक प्रेम प्रसंग के चलते हुए एक पूरा परिवार समाप्ति के कगार पर आ चुका है। लड़का अब इस दुनिया में है ही नहीं है। अब उसे हम क्या बोलें? यहाँ पर ये समझ पाना कि किसकी गलती है, क्योंकि अरमान की माँ हॉस्पिटल में अपना ये बयान देती हैं कि ऐसा मामला हमें भी पता था कि हमारे बेटे और उनकी बेटी के साथ चीज़ें चल रही हैं, बट इसका दूसरा रास्ता भी खोजा जा सकता था। दोनों के लिए पंचायत बैठाई जा सकती थी। दोनों एक ही जो है धर्म के हैं तो इनकी शादी भी करवाई जा सकती थी या फिर और दूसरा या तीसरा रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन उन लोगों ने हत्या का एक रास्ता निकाला जो जिससे हमारा पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके क्या विचार हैं? ये आप कमेंट में हमसे ज़रूर साझा करें और कल हम फिर से मिलेंगे। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ पे भी रहें। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।